नमस्कार। एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। कृतिका, सुप्रभात, धन्यवाद। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और नया सवेरा में जिन प्रमुख खबरों पर अगले एक घंटे में हमारी नजर रहने वाली है वो है 24 की चुनौती से तमाम खबरें आपके समक्ष लेकर आएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी रैली करने वाले हैं। वहीं बात करें अगर गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो कर्नाटक में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, तो इसी के साथ में ये तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों पर भी बात करेंगे और शुरुआत इस खास बुलेटिन की करते हैं टॉप स्टोरीज यानी हेडलाइंस के साथ। चौबीस की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं अमित शाह कर्नाटक में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। कांग्रेस ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के उम्मीदवारों का किया ऐलान। अकोला से अभय काशीनाथ और कादियाम काव्या वारंगल से लड़ेंगे चुनाव। वहीं समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर बदला अपना उम्मीदवार। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडर कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। सुरक्षा से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर होगा मंथन। देश में लागू होने वाले नए आपराधिक कानून की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की तारीफ। कहा, आधुनिक न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम। ईडी को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में देना होगा जवाब। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल में अल जजीरा चैनल के प्रसारण पर रोक। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया आतंकी चैनल। कहा, इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने में थी बड़ी भूमिका। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने दी शिकस्त। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव के लिए आज उत्तराखंड में पहली चुनावी रैली आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, जहां नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में वे संबोधित करेंगे। इस सीट में भाजपा प्रत्याशी और राज्य मंत्री अजय भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से है। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरेंगे और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, सुप्रभात। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं और अगर हम उत्तराखंड की देखें तो यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों को गिनवा सकते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि यूसीसी यहाँ लागू हुआ है।
बिल्कुल ठीक है आपने। और यूसीसी का एक मुद्दा ऐसा मुद्दा था जो कि विधानसभा चुनाव के टाइम पे भी देखने को मिला था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस यहां पर राजनीति कर रही थी कि ये केवल एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से विधानसभा में उसको पारित किया गया और उस वक्त उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर अब एक कमेटी बैठ गई है कि किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको मतलब कि उसको स्थानीय तरीके से उसको लाने की कोशिश की गई है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो हो सकता है बीजेपी के लिए कि एक चुनावी वादा ना हो करके इसको एक जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा यहाँ के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर भी कोशिश की जाएगी। और ये जो इलाका है, ये यूएस नगर का जो इलाका है, उधम सिंह का जो नगर का जो इलाका है, इसमें काफी बड़ी संख्या में जो है वो मुस्लिम आबादी भी रहती है, यहाँ पर सिख आबादी भी रहती है। तो और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बंगाली आबादी जो है वो भी भाषी आबादी वो भी यहाँ पर रहती है। तो एक बहुत मिक्स कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। और ये पूरा इलाका जो है ये आप मान के चलिए कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, रामनगर के क्षेत्र का इलाका, ये तमाम इलाके हैं जो कवर करते हैं। और इसमें एक अच्छी बड़ी तादाद जो है वो मुस्लिम आबादी की भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर ट्रिपल तलाक की जो बात हो, जिस प्रकार से जो कानून लाया गया था और महिला जो 33% आरक्षण दिया गया, यहाँ हमारे कई महिलाओं से बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिहाज से भी सरकार ने जिस प्रकार से अपना कदम उठाया तो उससे भी काफी वो संतुष्ट नजर आए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो होंगे। इसके अलावा भावना यहाँ पर जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो पिछले चुनाव में भी काफी उसका फायदा मिला था बीजेपी को, और इस चुनाव में भी ये मुद्दों को लगातार बीजेपी उठा रही है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी की बात हो या फिर रोड कनेक्टिविटी की बात हो, पानी जैसे मुद्दे हो, क्योंकि पहाड़ में पानी लाना और उसको खींच के ले जाना बहुत मुश्किल काम पड़ता है। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है लगातार, उसका मुद्दा जो है वो बीजेपी यहाँ पर उठाने की कोशिश करेगी। जी चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो आज जब प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो इस दौरान मंच पर और कौन कौन लोग वहां पर शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे? देखिए, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था, तो निश्चित तौर पर उनके आने की संभावनाएं हैं। जो 5 जो बड़े जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं 500 सीटों के, वो यहाँ पर रहेंगे। और स्पेशली जो अजय भट्ट हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी की उपस्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़े दिग्गज नेता जो यहाँ पर रहेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री तो स्वयं यहाँ पर जो सबसे बड़े जो चुनाव प्रचारक आप मान सकते हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सबसे बड़ा चेहरा जो है बीजेपी का वो यहाँ पर रहेगा। तो इसके इर्द गिर्द आप इन तमाम चेहरों को देख सकते हैं आज। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अलावा आज राजस्थान के चुनावी दौरे पर होंगे, जहां पर वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के कोटपुतली से चुनावी प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा पार्टी के पक्ष में वो मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री भाजपा उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव आपको बता दें कि 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे। और तो राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरा करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में राजस्थान के कोटपुतली से राजेश राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफी खास है, क्योंकि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे राजस्थान में आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो इनको आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में ले सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए कृतिका, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये कोटपुतली है। कोटपुतली जो है यहाँ पर ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है और बिल्कुल ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है। और अलवर के कुछ हिस्सों को काटकर और जयपुर लोकसभा जो था उसके कुछ हिस्सों को काटकर कोटपुतली जिले का निर्माण किया गया और साथ ही जयपुर ग्रामीण जो है उसका निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सभा जो है तकरीबन दोपहर बाद होनी है और लोगों का उत्साह काफी चरम पर है। जो डेवलपमेंट के काम अब तक यहाँ पर हुए हैं, जो विकास के काम भारत सरकार के द्वारा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने कामों को गिनाकर जनता के बीच हैं। और शायद ये वजह है कि देर शाम तक तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में जाते हैं। 2014 और 2019 की बात करें तो जयपुर ग्रामीण से जो
पूर्व सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2014 में अपार जीत उन्हें मिली थी, 19 में भी जीत मिली थी। अब चूंकि वो यहाँ से एमएलए बन चुके हैं और मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, लिहाजा राव राजेंद्र सिंह को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है और वो लगातार जनता के बीच जाकर कांग्रेस को कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के जो डेवलपमेंट के जो काम है, निश्चित तौर पर उन कामों को भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता गिनाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसका जिक्र करेंगे। तो यह जो कोटपुतली की जो सभा है, इसी से राजस्थान में चुनाव प्रचार का आगाज हो जाएगा। बगल का जो क्षेत्र है अलवर, वहां से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है और कहीं न कहीं यह जो जनसभा यहाँ पर होगी, आसपास के कई लोकसभा क्षेत्रों के लिए वहां के लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आएंगे और इसका कहीं न कहीं फायदा तमाम लोकसभा क्षेत्रों को मिलेगा। जी राजेश, तो भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नया जोश तो आज भरेंगे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे ज्यादा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राव राजेंद्र सिंह जिनको प्रत्याशी बनाया है भाजपा की तरफ से, अगर उनके राजनीतिक सफर के बारे में आपसे जानना चाहें तो? देखिए, राव राजेंद्र सिंह जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और एक मजबूत सिपाही के तौर पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो लगातार काम करते रहे हैं और ऐसे में एक हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है और कैप्टन राज्यवर्धन सिंह राठौर के एमएलए बन जाने के बाद इस सीट पर दावेदारी बहुत लोगों की थी, लेकिन राव राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा और कहीं न कहीं एक कड़ी टक्कर देने की कोशिश जो है वो कांग्रेस को की जा रही है। और हम जानते हैं कि 5 साल तक राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत रही, लिहाजा कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चूंकि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है राजस्थान में, लिहाजा कांग्रेस की कोशिश है कि वो कहीं न कहीं इस बार 25 सीटों में सेंधमारी करने की की लगातार जो है वो कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि जनता कितना जनादेश कांग्रेस को दे पाती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि वो 25 में सीटों में सेंधमारी करे और एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की। चूंकि 2014 और 2019 दोनों मर्तबा अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जनादेश जो है वो राजस्थान में मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं और जो मैं देख पा रहा हूं कि दिल्ली से राजस्थान तक की यात्रा में जो सड़क के दोनों किनारे जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हाईवेज को लेकर, 4 लेन को लेकर, वह कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बड़ा डेवलपमेंट जो है वो मुद्दा हो सकता है। लिहाजा कांग्रेस जहां सेंधमारी करने के लिए आतुर दिखाई पड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को, अपने किले को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ठीक राजेश, तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय पूरी अपनी ताकत झोंक रही हैं और चुनावी बिगुल बच चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी चाहती हैं कि उनकी जीत दर्ज हो और वोट अपील करने के लिए वे चुनावी अभियान की ओर आतुर हैं और उतर रहे हैं। राजेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और साथ ही भावना अगर देखा जाए तो 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें हैं, उनका सिलसिला भी लगातार नया सवेरा पे जारी। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर और उसकी सहयोगी जेडीएस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लिहाजा अमित शाह बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में बेंगलुरु शहर के 5 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 5000 भाजपा कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन का उद्देश्य लोकसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत को मजबूत करना है। अमित शाह भाजपा के बेंगलुरु ग्रामीण उम्मीदवार डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के लिए प्रचार करने के लिए चन्नापटना जाएंगे। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश से है, जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के रामनगर में चिकमल्लूर के से डीटी रामू सर्कल चन्नापटना तक का एक रोड शो भी करेंगे, जिसमें नागरिकों के साथ संवाद भी किया जाएगा। तो गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक में चुनावी हुंकार भरेंगे और बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, सुप्रभात। हमने देखा है कि पिछले अगर चुनाव की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा की बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। इस बार जो भाजपा है उन्होंने जेडीएस के साथ अलायंस किया है। भाजपा 25 सीटों पर लड़ रही है और जेडीएस 3 सीटों पर लड़ रही है। आज जब अमित शाह कर्नाटक का दौरा करेंगे तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर अमित शाह लोगों के बीच आएंगे? जी देखिए, बिल्कुल कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति जो है बहुत ही मजबूत है, क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार रहा है हमेशा से। और इस बार बीजेपी का यही मानना है कि पिछले बार जिस तरह से बीजेपी ने 2019 में 25 सीटों पर चुनाव जीता था, 25 सीटें जीती थी, 28 में से 25 सीटें, तो बीजेपी इस बार 28 की 28 सीटें जीतने की उम्मीद लगा रही है। ऐसे में बीजेपी ने जो गठबंधन बनाया है जेडीएस के साथ, उससे बीजेपी को इस बात के लिए हौसला बढ़ जाता है कि वो खासकर ओल्ड मैसूर रीजन जो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी कुछ हद तक कमजोर मानती है अपने आप को, इस क्षेत्र में बीजेपी अपने आप को ज्यादा मजबूत कर लेगी। ऐसे में यही वजह है कि बीजेपी ने मंड्या से कुमारस्वामी को मैदान में उतारा है, जहां पर वोक्कलिगा कम्युनिटी, वोक्कलिगा जाति के वोट ज्यादा है, जहां पर वोक्कलिगा जाति का होल्ड ज्यादा है। तो यही वजह है कि बीजेपी इस क्षेत्र में अपने आप को अलायंस के साथ लड़ने के लिए तैयार कर ली है। खास बात यह है कि आज जब अमित शाह चन्नापटना रोड शो जाएंगे तो ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि चन्नापटना जो है बैंगलोर ग्रामीण जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका हिस्सा है। और यहाँ से डॉक्टर सीएन मंजुनाथ जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पहली बार उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, और ये डॉक्टर मंजुनाथ जो है देवेगौड़ा के दामाद हैं। इनका पहली बार राजनीति में आना और जो इनकी एक छवि है, एक एक्सेप्टेबल छवि है इनकी आम लोगों में, तो इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके लिए कैंपेन करने के लिए वो चन्नापटना पहुंच रहे हैं। और खास बात ये भी है कि डॉक्टर सीएन मंजुनाथ के खिलाफ जो प्रत्याशी है वो डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश हैं। तो ये माना जाता है कि ये क्षेत्र जो है एक डीके शिव कुमार के परिवार का रिपब्लिक माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर एक मसल पावर ज्यादा दिखता है। तो अमित शाह जो है जब यहाँ पर रोड शो करेंगे, इन तमाम फैक्टर्स को उन्हें नेगेट करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम फैक्टर्स पर बीजेपी का जोर और बीजेपी की जो विकास की यात्रा है उस पर बातचीत करेंगे। तो ये बहुत बड़ा रोड शो होने वाला है चन्नापटना में। और दूसरी बात ये भी है कि अमित शाह जो बैंगलोर में शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ये बहुत खास है बीजेपी के लिए, क्योंकि कुछ सीटों पर कम से कम 10 सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तालमेल नहीं नजर आ रहा है। कुछ लोग नाराज है टिकट नहीं मिलने को लेकर, कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि परिवार के सदस्यों को टिकट दिया गया है। तो ये कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं कर्नाटक में जिस पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं, और ग्राउंड वर्कर्स जो है जेडीएस के साथ तालमेल बनाने की वजह से कुछ हद तक नाराज हैं। तो आज का जो शक्ति केंद्र सम्मेलन है, इस सम्मेलन में अमित शाह इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे और कोशिश यही करेंगे कि ग्राउंड वर्क, जो ग्राउंड लेवल पर, जो ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर काम करें और इन सबको एक विजन देंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047, उस विजन के लिए तमाम लोग मिलकर काम करें। तो बहुत अहम है अमित शाह की आज की
अमित शाह का आज का ये दौरा। जी आयशा, अगर बात करें वहां के मुद्दों की, तो जमीनी मुद्दे आखिर ऐसे कौन कौन से हैं जिनको आज अपने संबोधन में अमित शाह ले सकते हैं जनता के आगे? सबसे बड़ी बात है कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई है, यही लगातार बीजेपी ने मुद्दा उठाया है। लगातार सदन में भी बीजेपी ने आवाज उठाई कि कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कर्नाटक में जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। बैंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और इसको लेकर कर्नाटक सरकार ने जो व्यवहार दिखाया और पहले कहा कि ये राइवलरी है और इसे आतंक के नजरिए से जांच नहीं की। उसके बाद एनआईए को इस मामले को सौंप दिया गया। तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था जो है ये एक बड़ा मुद्दा है कर्नाटक में, और तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर सिद्धरामैया सरकार को घेरती रही है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं तो वो जानते हैं कि किस तरह से कर्नाटक में कानून व्यवस्था के मुद्दे को संभाला जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर जो आतंक का एक साया बैंगलोर पर छाया हुआ था उस तरह के मामलों को रोका जाए। तो ये एक बहुत ही खास मुद्दा रहेगा। और दूसरी बात है कर्नाटक सरकार की, सिद्धरामैया सरकार की जो विफलताएं हैं कई क्षेत्रों में, खासकर 5 गारंटीज की बात जो करते हैं, लेकिन ये 5 गारंटीज भी कई जगहों पर लागू नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर भी अमित शाह खुलासा करेंगे और कोशिश यही रहेगी अमित शाह कि वो कर्नाटक सरकार को इन तमाम मुद्दों पर घेरे और लोगों के सामने सच्चाई रखने की कोशिश रहेगी। ठीक आयशा, तो कड़ा मुकाबला हो सकता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच। जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी हम तक साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में पूरे होंगे और लिहाजा तय रणनीति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा प्लान भी तैयार किया है। जेपी नड्डा आज जबलपुर और शहडोल में होंगे, जहां पर वो चुनावी रैली तो करेंगे ही, साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और चुनावी स्थितियों का जायजा लेंगे। जबलपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष और त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद में शहडोल में उनकी चुनावी रैली होगी। तो सभी स्टार प्रचारकों ने अपनी कमान संभाल ली है। आइए बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 10वीं सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अकोला से अभय काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया गया है, जबकि कादियाम काव्या वारंगल तेलंगाना से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अब तक कुल 214 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने इससे पहले 9 अलग अलग सूचियों में 212 उम्मीदवार घोषित किए थे। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 10वीं सूची में 2 उम्मीदवारों का नाम आया है। महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहीं भाजपा से बेटिकट हो चुके बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में अब शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि आज दिल्ली में अजय निषाद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। महागठबंधन से मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिली है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर विजयी भी रहे हैं और इस बार भाजपा ने राजभूषण चौधरी को मुजफ्फरपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो कुमार आलोक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि नया नाम जुड़ सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो क्या कहेंगे आप? क्या जानकारी है, ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, अजय निषाद की अगर हम बात करें तो उनके पिताजी कैप्टन जय नारायण निषाद थे और वो बहुत उनके बारे में कहा जाता है मौसम वैज्ञानिक थे। वो यानी जिस दल की सरकार आने वाली होती थी या जिसकी सरकार बनने वाली होती थी तो वो उसमें शामिल हो जाते थे। और उनकी मृत्यु के बाद अजय निषाद उनके पुत्र हैं और उनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये मुजफ्फरपुर में अगर हम मुजफ्फरपुर जो सीट है वो कांग्रेस को दिया गया है महागठबंधन के हवाले से, तो ये एक बड़ी खबर है। लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है
वो भी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और पिछली बार वो महागठबंधन के टिकट से चुनाव लड़े थे। डॉक्टर है उस बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में उनकी एक पहचान है, तो बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। लेकिन अब देखना हुआ कि आज जब कैप्टन के बेटे जो है अजय निषाद वो अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो मुजफ्फरपुर की राजनीति में क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय, इस पर तो नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी। लेकिन अगर बात करें बिहार की पूर्णिया सीट की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार तो बना दिया गया है बीमा भारती को, लेकिन उसके बावजूद भी पप्पू यादव अपना दावा कर रहे हैं कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पूर्णिया ऐसा सीट है जहां से पप्पू यादव निर्दलीय भी इंडिपेंडेंट होकर भी वो चुनाव जीत चुके हैं, आरजेडी से भी वो चुनाव जीते हैं। तो पप्पू यादव नॉमिनेशन करने वाले हैं। उन्होंने घोषणा की है। वहां बीमा भारती को आरजेडी ने जो खड़ा किया है वो गंगोल जाति के हैं, और गंगोल जो जाति है वो जो मल्ला होते हैं, मछुआरे होते हैं, उस जाति का उधर पैठ है। उस पूरे भागलपुर में आप जाएं, पूर्णिया में आप जाएं, सुपौल में आप जाएं, या पूरा सीमांचल कहें आप, तो सीमांचल में उस जाति का पैठ है। और जातिगत मतलब रूपरेखा को देख करके बीमा भारती को टिकट दिया है लालू प्रसाद यादव ने। अब उसको कितना तोड़ पाते हैं पप्पू यादव। और कांग्रेस भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे 9 कैंडिडेट थे और हमारे 10वां कोई कैंडिडेट नहीं है। तो कांग्रेस ने भी लगता है कि पप्पू यादव से पल्ला झाड़ लिया है। अब नॉमिनेशन करेंगे पप्पू यादव, उसके बाद जब चुनाव होगा तो उसकी क्या परिस्थितियां होंगी, क्या स्थितियां होंगी, वो देखने वाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आगरा सीट से सुरेश चंद कदम को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि सपा ने मेरठ पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सरधना विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। मेरठ सीट से इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने मेरठ सीट से रामायण में भगवान राम की भूमिका अदा करने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। यूपी की मेरठ लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं आगरा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। मेरठ सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव और आगरा सीट से पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिली है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन फिलहाल 24 की चुनौती में हमारे साथ इतना ही। और इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। It's another 6. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा, अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात करते हैं दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले की, जहां दिल्ली हाईकोर्ट से पिछले दिनों राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आज ईडी को अदालत में जवाब देना है। 28 मार्च को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल की तारीख जवाब दाखिल करने के लिए दी थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है।
तो शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज निर्देश सुना सकता है और साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर बात करें पिछली सुनवाई की, तो कोर्ट ने ईडी में जवाब दाखिल करने को कहा था, तो आज ईडी हाईकोर्ट के आगे जवाब दाखिल करेगी और केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को इस याचिका में दी थी चुनौती। अब अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में बंद हैं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में इस वक्त तिहाड़ जेल में है, जहां कल पहली रात उनकी जेल में कटी। ईडी की रिमांड खत्म होने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्याय की हिरासत में भेजा है। जेल में बंद होने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें घर का बना हुआ खाना भी दिया जाएगा, तो वहीं पत्नी सुनीता और बच्चों से भी वो मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अपनी कोठरी में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वो बैरक में टीवी भी देख सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीते कल रामायण और महाभारत के अलावा हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताबों की मांग की थी। ईडी ने कल अदालत से कहा था कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए। ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम भी लिया है। साथ ही कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में पहले से ही मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बीआरएस नेता के कविता पहले से ही तिहाड़ जेल में हैं। तो इस समय तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल हैं और जेल में उन्होंने कल रात बिताई है और 15 दिन जो हैं न्यायिक हिरासत में रहेंगे अब अरविंद केजरीवाल। और हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में किस तरीके की बीती और साथ ही उनको किन लोगों से मिलने की इजाज़त है अभी? भावना, जिस तरह से तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को कल लेकर के आया गया, जब वो वहां पर लेकर के गए 2 नंबर गेट से, तो हमारा जब वहां पर पीआरओ से बात हुआ एडिशनल सुपरिटेंडेंट, तो उन्होंने बताया कि जो कोर्ट के आदेश हैं उसके अलावा हम केजरीवाल जी को और कोई भी सुविधा नहीं देंगे। हालांकि टीवी देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके बैरक में सिर्फ उनको अकेला रखा जाएगा, क्योंकि एक जेल प्रशासन का एक कानून है, या तो एक व्यक्ति रहेगा या 3 व्यक्ति रहेंगे या उससे ज्यादा रहेंगे। 1 या 2 व्यक्ति को एक बैरक में नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि केजरीवाल ने अपने लिए कुछ दवाइयों की मांग की थी, कुछ किताबों की मांग की थी, तो उसी के सहारे उनको फिलहाल कल की रात जो है वो काटनी पड़ी। काफी कुछ उनके लिए यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो पहले तो बड़े आश्वस्त लग रहे थे जब वो ईडी में गए। 21 मार्च को जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और 22 मार्च को पेश किया, उसके बाद तो वो कहते थे कि वो बिल्कुल पास साफ है। लेकिन अब देखिए पर दर पर खुलती जा रही है। विजय नायर जो मान रहे हैं कि इस पूरे साजिशकर्ता में जो साउथ लॉबी को लेकर के आया था, वो पैसा जो शराब घोटाले के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसका फायदा साउथ लॉबी को मिला, और उसके बाद उस पैसे को उन्होंने न केवल चुनाव प्रचार में खर्च किया, गोवा में खर्च किया। अब एक एक करके नाम आ रहे, और कल उन्होंने जो 2 बड़े धमाके कर दिए। उन्होंने कहा कि विजय नायर जो है वो सीधे सीधे रिपोर्ट करता था आतिशी और सौरभ भारद्वाज को, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी, अब ये 2 नाम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं लगातार इस वक्त हमलावर होती हुई मुकेश नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कह रही थी कि जो देश को ये बताने आए थे कि वो बिल्कुल पास साफ राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करेंगे, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हैं। देखिए जिस तरह से उनका पूरा एपिसोड शुरू हुआ, जब वो बतौर मुख्यमंत्री आए, तो सबसे पहले उन्होंने अन्ना हजारे को यूज किया, उसके बाद कुमार विश्वास को यूज किया, प्रशांत भूषण को उन्होंने इस्तेमाल किया, ताजिया अलवी को इस्तेमाल किया। अब सभी एक एक करके पार्टी से किनारा कर गए, और सभी कह रहे हैं कि केजरीवाल जिस मकसद से आए थे, देश को जो दिलाना चाहते थे, राजधानी को पेरिस बनाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में फेल हुए, और इतने बड़े घोटाले में उनका नाम आना, और ये सब साबित करता है कि केजरीवाल के लिए दिल्ली के लिए कोई खास कोई प्लान नहीं था। वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए यहाँ पर आए थे, और अब उसका सीधा सीधा वो फायदा उठाना चाहते थे। जी मुकेश, अब जब आगे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी, तो क्या अरविंद केजरीवाल को बाकी जो लोग हैं इसमें लिप्त या फिर आरोपी हैं जो पहले से बंद हैं जेल में, क्या उनके साथ कन्फ्रंट कराया जा सकता है?
बिल्कुल आमने सामने बैठ करके ईडी उनसे सवाल जवाब कर सकती है, क्योंकि एक दूसरे के तार जुड़े हुए हैं इस केस से। कहीं ना कहीं के कविता से भी पूछताछ की गई, इससे पहले मनीष सिसोदिया देखे खुद जेल में। और सबसे दिलचस्प बात है, सारे लीडर 2 नंबर जेल से ही गए, उसके बाद उनकी जेल संख्या बाद में चेंज की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये एक और हो जाता है, जब हमने कल देखा कि जिस जनता को वो अपना बेटा या अपना भाई कहते थे, कल अमूमन चंद लोग जेल के बाहर खड़े थे। कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट आई, लोगों को समझ में आ गया कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। और केजरीवाल अब जो है वो लगातार ईडी पे है, सीबीआई भी उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दूं, सीबीआई के पास भी बहुत सारे क्वेश्चनर हैं, जो चाहे तो वो तिहाड़ में आकर के उनसे सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि ईडी वहां पर सीबीआई कब जाएगी अपने सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन एप्पल फोन का जो पासवर्ड है वो नहीं बता रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विजय नायर ने जिससे बात कराई थी, जो शराब का सबसे बड़ा कारोबारी था, उनके बारे में कोई जानकारी दे रहे, तो तमाम चीजों को गोलमोल कर रहे हैं। और उसी गोलमोल जवाब के चलते कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी के पास अभी सवाल बहुत है, और जब वो उसको पेश करेगी आगे तो जानने की कोशिश करेगी कि क्या कुछ उन्होंने जवाब दिए और कितने जवाब उनके पुख्ता थे, और कौन कौन इस तार में आगे भी शामिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर आप भी लगातार बनाए रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष अदालत में सुनवाई होने वाली है। इससे पहले वकीलों की हड़ताल के कारण इस मामले की सुनवाई टाल दी गई थी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। ये मामला अगस्त 2018 में दायर किया गया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने पिछले 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक दिया और अदालत पहुंचे और उन्हें जमानत मिल गई थी। तो मानहानि मामले में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुनवाई होगी। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। और चलिए इसी के साथ अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नए आपराधिक कानूनों की तारीफ की है। सीजीआई ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में वास्तविक अपराध, प्रक्रिया और सबूत शामिल है और तीनों कानून आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सीजीआई ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को डिजिटल बनाना है। New criminal laws recently enacted by Parliament encompass substantive crime, procedure, and evidence. These laws aim at digitizing various aspects of criminal procedure. This is a significant step towards modernizing the justice system. From the initial registration of a first information report to the final delivery of judgment, every stage of a criminal investigation is slated to be recorded digitally under the purview of the proposed legislation. This comprehensive approach ensures a seamless flow of information and is intended to facilitate better coordination and collaboration among stakeholders involved in the investigative and adjudicatory processes. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। कोई नाम बदलने से यह तथ्य नहीं बदल सकता। अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं, आप सब जानते हैं। रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से भौगोलिक नाम दिए जाने की कड़ी निंदा की। किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा करता हूं। चीन तमाम बेबुनियाद दावे करता रहा है, लेकिन इससे जमीनी हकीकत और ऐतिहासिक तथ्य नहीं बदलेंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और सभी मानकों और परिभाषाओं के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लोग परम देशभक्त भारतीय हैं।
नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह 2 दिवसीय सम्मेलन का कल नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी, जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा सत्र के दौरान समूचे देश की सुरक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडरों की सभा को संबोधित करने के साथ ही वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से परिचर्चा करेंगे। इस अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी सैन्य कमांडरों को संबोधित करने वाले हैं। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त दूरदर्शन के न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या शर्मा इस वक्त मौजूद है। संध्या, आज क्या कुछ है अखबारों में, वो खबरें जिन्हें सुर्खियों के तौर पर सभी अखबारों ने जगह दी है? जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग के बड़ा फैसला, इस खबर को आज प्रमुखता के साथ हरिभूमि अखबार ने लिया है और बताया है कि इसके माध्यम से मतदाता जहां है वहां से ही अपना मतदान कर सकते हैं, यानी कि उन्हें अपने गांव या शहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए ये प्रवासी मतदाताओं के लिए व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इसके लिए 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें फॉर्म 12C होगा या फिर फॉर्म M होगा जो आपको भरना होगा। इसके अलावा आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट देना होगा। तीसरा, आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट देना होगा। ये तीनों दस्तावेज के माध्यम से पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हुए मतदाता प्रवासी जहाँ पर हैं वहाँ से मतदान कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। इसके अलावा नवभारत टाइम्स ने आज इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है और लिखा है कि चीन पर बोले डॉक्टर S जयशंकर, नाम बदल दूं तो आपका घर मेरा हो जाएगा क्या? ये बात उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलने पर भारत की तरफ से जवाब दिया है। चीन को करारा जवाब देते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि आतंकवाद का एकमात्र जवाब आतंकवाद का मुकाबला ही है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ देखने को मिला है। इसके अलावा हरिभूमि अखबार ने ही अपने पहले पेज पर एक और खबर ली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड डेटा पर PM मोदी ने जो कहा, जो लोग इस पर नाच रहे हैं वे सब पछताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना के कारण ही चंदे के स्रोत और इसके लाभार्थियों का पता लगा है और अगर आज जानकारी उपलब्ध हुई है तो उसकी वजह ये चुनावी बॉन्ड ही है। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने आज पहले पेज पर एक और खबर ली है और बताया कि आबकारी नीति मामले में अब केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और 15 अप्रैल तक वो जेल में ही रहेंगे। और ईडी ने यह भी बात कही कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको। इसके अलावा जनसत्ता अखबार में एक और खबर हमें देखने को मिली है और बताया कि रक्षा निर्यात का आंकड़ा 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। ये एक अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया और बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 32.5% की बढ़ोतरी है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ अखबार ने लिया है। चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं जो आज सभी अखबारों में लगभग हमें देखने को मिली। इसमें बताया कि विमान में बैठने के बाद नहीं करना पड़ेगा उड़ान का अधिक इंतजार, यानी कि यात्रियों को अगर विमान नहीं उड़ान भरता है तो उसके लिए सहूलियत दी जाएगी और अधिक देरी होने पर यात्रियों को बोर्डिंग एरिया में वापस लाया जा सकेगा। देरी की समस्या के समाधान के बाद दोबारा बोर्डिंग करवाई जाएगी। तो ये भी एक अच्छी पहल के साथ इस खबर को आज सभी अखबारों ने लिया है। तो आज के अखबारों में ये है तमाम पन्नों पर छपी प्रमुख और अहम खबरें। संध्या, तमाम अखबारों के विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने सीमित समय में हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब खबरें दुनिया भर से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में समाचार चैनल अल जजीरा के प्रसारण पर रोक लगा दी है। आतंकी चैनल बताते हुए नेतन्याहू ने अल जजीरा पर इजरायली सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट की ओर आज एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान के तटरक्षक बल ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। सीरिया में हुए हवाई हमलों में दमिश्क में ईरानी दूतावास के काउंसलर प्रभाग को नुकसान पहुंचा है। सीरिया ने इजराइल पर इन हमलों का आरोप लगाया है। हालांकि इजरायली सेना ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरन जीन पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट से अवगत है और टीम इस पर गौर कर रही है। इटली के वैल कैमोनिका के इडोलू शहर में चक्रवाती बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। इस इलाके में कम से कम 15 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अमेरिका के बाल्टीमोर में पिछले हफ्ते में ढहे पुल के उत्तर पूर्व की ओर एक अस्थायी चैनल को कल खोल दिया गया। इस चैनल से जहाज यातायात को आपदा स्थल पर फंसे कंटेनर जहाज के आसपास जाने में मदद मिल रही है। फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेलों को देखते हुए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है। फ्रांस में सुरक्षा व्यवस्था को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और दुनिया भर के बाद अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर एक बड़ी खुशखबरी आई है। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन में 11% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीएसटी कलेक्शन मार्च में सालाना आधार पर 11.5% से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन का आंकड़ा 1 बिलियन टन पार होने पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुशी जताई है और कहा है कि ये एक शानदार उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है, जो पहले 15,920 करोड़ रुपए था। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा उपक्रमों सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात हासिल किया है, जिसमें निजी क्षेत्र में 60% और डीपीएसयू में 40% का योगदान दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए का बैंक नोट लीगल करेंसी बना हुआ है। लोग देश भर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में नोट को बदलने और उनके बैंक खातों में उतनी राशि जमा करने का विकल्प प्रदान किया गया है। और आइए कारोबार जगत के बाद अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल में आज होने वाले मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। पिछले मैच में लखनऊ ने पंजाब किंग्स को मात दी थी, वहीं आरसीबी को पिछले मैच में कोलकाता के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। ये मुंबई इंडियंस की लगातार तीसरी हार है, वहीं राजस्थान की ये लगातार तीसरी जीत है। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में अर्धशतक लगाया। इस पारी के साथ ही 22 साल के रियान पराग ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैंप अपने नाम कर ली। रियान पराग भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी को वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जोड़ी को दक्षिण कोरिया की जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने 2024 में एटीपी टूर पर अपनी पहली जीत दर्ज की। थीम ने एस्टोरियल ओपन के पहले दौर में 3 सेट तक चले मुकाबले में मैक्सिमिलियन मार्टर को हराया।
जर्मनी की फुटबॉल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की राष्ट्रीय टीम की नई जर्सी के डिजाइन को बदला जाएगा। जर्सी पर छपे 44 नंबर के डिजाइन को लेकर विवाद देखने को मिला था। और चलिए अब देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से यानी ग्लैमर वर्ल्ड से। साउथ के फेमस डायरेक्टर एस.एस. राजामौली का उनकी वाइफ के साथ एक वीडियो सामने आया है जिसमें कपल स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो साउथ की प्रोडक्शन कंपनी माई3 मूवी मेकर्स के सीईओ चेरी की बेटी की संगीत सेरेमनी का है। राजामौली की फनी साइड देखकर फैंस हैरान हैं। बीते शनिवार को मुंबई स्थित अनिल कपूर के घर के बाहर डायरेक्टर एस शंकर को स्पॉट किया गया। दोनों की ये बातचीत लंबी चली, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिल्म नायक 2 को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अमिताभ ने हाल ही में फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें अमिताभ हवा में नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक्शन सीन वाला परफेक्ट एक्सप्रेशन भी है। अमिताभ बच्चन ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एक एक्शन सीक्वेंस के लिए 30 फुट की चट्टान से टेक ऑफ करते हुए कोई हार्नेस नहीं, ना फेस रिप्लेसमेंट, ना वीएफएक्स, और अगर आप लकी हैं तो लैंडिंग गद्दों पर वो भी दिन थे मेरे दोस्त। 14 साल बाद दिवाकर LSD 2 लेकर आ रहे हैं। फिल्म का टीजर भी सामने आ गया है और इसमें दिवाकर अपनी ऑडियंस से पूरा वादा कर रहे हैं कि शॉक फैक्टर के मामले में वो इस बार भी नहीं चूकने वाले। फिल्म LSD 2 19 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने हाल ही में अपने हेयर स्टाइल में चेंज किया है जिसमें एक्टर का लुक बदल गया है। बॉबी की ड्रेस और नए हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फैंस एक्टर का नया लुक काफी पसंद कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट भी कर रहे हैं। साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बाद शाहरुख खान जल्द ही पठान 2 लेकर आने वाले हैं। शाहरुख इसी साल के आखिर तक पठान 2 की शूटिंग शुरू करेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट नहीं करेंगे। 29 मार्च को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के तीसरे दिन ही यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। ओपनिंग वीकेंड में वैश्विक स्तर पर करीब $194 मिलियन का कारोबार फिल्म ने कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सेहत की। आपको बता दें सेहत में कि आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मानसिक विकास से संबंधित ये समस्या है। ऑटिज्म के क्या लक्षण होते हैं और इसकी जल्द पहचान क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करती है। इस अवस्था को सामाजिक बातचीत और संचार में आने वाली बाधाओं व सीमित तथा दोहराने वाले व्यवहार या पैटर्न से पहचाना जाता है। आज 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और पूरा अप्रैल का मंथ ऑटिज्म का जागरूकता का महीना है माना जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है। ये कुछ जेनेटिक अनुवांशिक कारण के होती है, कुछ इन्वायरमेंटल जो हमारे सराउंडिंग में उनकी वजह से होती है। इसके होने के संकेत बच्चे के जन्म के पहले 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे के सामान्य बर्ताव पर असर पड़ता है। उसके लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग बोलते हैं और अलग महसूस करते हैं। अगर 6 महीने पे भी बच्चा जिसकी सुनवाई सही है, देखना सही है, उसके बाद भी अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और 12 महीने पे बड़बड़ाना नहीं शुरू कर रहा है, टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने पे एक मीनिंगफुल शब्द अपने नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नहीं बोल रहा है, या 24 महीने पे 2 शब्द जोड़ के नहीं बोल रहा है अपनी नीड के हिसाब से, या कभी भी कोई शब्दावली आई है और वो भूल गई है, चले गए हैं, और जब हम उसको देखते हैं, उससे बात करते हैं तो वो आंखों से आंखें नहीं मिलाता है,
कई बार अपने जो खिलौनों को एक लाइन से लगाना, कभी टॉफी के रैपर्स को इकट्ठा करना, पंजों पे चलेंगे, कभी अपने हाथ को हिलाते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ों के जब होते हैं तो हमारे को एक बच्चों के डॉक्टर को या बच्चों के दिमाग के डॉक्टर वालों को दिखाना जरूरी होता है। कुछ दवाओं और उपचारों से लक्षणों को नियंत्रित कर बच्चे के जीवन में सुधार किया जा सकता है। ऑटिस्टिक बच्चे को कम उम्र से ही देखभाल और उचित प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता होती है। डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं जिसमें वो देख के, व्यवहार देख के और पेरेंट्स से पूछ के ही डायग्नोसिस बन जाता है। तो जो और टेस्ट कभी कराए जाते हैं ऑटिज्म के कारण के लिए कराए जाते हैं। और हमारे को एक बच्चे के डॉक्टर को और बच्चे के दिमाग के डॉक्टर को दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ऑटिज्म के साथ हमने बहुत सारी और परेशानियां जुड़ी हो सकती हैं। जो ट्रीटमेंट होता है वो बिहेवियर इंटरवेंशन होता है, जो बच्चे की परेशानियों के बारे में, उसके व्यवहार को एनालाइज करके उसके लिए इंडिविजुअल ही बनाया जाता है और पूरे दिन में उसको, फैमिली को जो है उसको उसके हिसाब से अडॉप्ट करके पूरी उसकी डे टू डे की जो रूटीन है उसमें अडॉप्ट करना होता है। डायग्नोसिस अर्लियर है, उसके लिए एप्स वगैरह बनाए हैं, इंटरवेंशंस के लिए भी है और ये कई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप हुए हैं, कई चीज़ें डेवलप हुई हैं जिससे इनको सिखाया जाए, खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाए। फिर ऑगमेंटेड ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज के लिए भी एप्स और बाकी डिवाइसेस बनाए ताकि ये लोग कम्युनिकेट कर पाएं। यदि आपके बच्चे में कोई असामान्य लक्षण आ रहे हैं, वो आपके हाव भाव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, या फिर कोई ऐसा लक्षण जो आपको लगता है कि ऑटिज्म का संकेत हो सकता है, तो एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें और ये जांच करवाएं कि कहीं आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित तो नहीं है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मौसम की। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में तूफान और बारिश जारी है और इस बीच आईएमडी ने मध्य उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं क्रोएशिया के जाग्रेब के चिड़ियाघर की कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, इन झलकियों का आप आनंद लीजिए जहाँ ईस्टर पार्टी हो रही है और जानवर अंडे का लुत्फ उठा रहे हैं। इन झलकियों के आनंद के साथ मुझे कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।